अपने हैंड रेज कीजिए और प्लीज बताना स्टार्ट करिए। ब्रिज लेसन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि क्या होता है। ब्रिज लेसन जो समाग्राम से जुड़े हैं उनके लिए, जैसे हम एक ब्रिज बनाते हैं उसे कितना टाइम पीरियड लगता है, कम से कम 5 years 10 years एक ब्रिज को बनाने में लगते हैं। उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, मड भी चाहिए होता है, कंक्रीट चाहिए होता है, ईंटे ब्रिक्स वगैरह सब कुछ, मतलब अर्थ एलिमेंट हमारा पूरा उसके साथ रहता है, हमारा उसमें एयर एलिमेंट भी रहता है, विंड भी रहता है उसमें, है ना, हमारा स्काई भी रहता है, मतलब 5 एलिमेंट्स हमारे उसमें वर्क करते हैं जब हम एक ब्रिज को तैयार करते हैं। हमारा पूरा हार्ड वर्क से लेकर इंटेलेक्ट और फिलोसफी, ये तीनों टैबलेट्स भी वहाँ अप्लाई होती है, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हो, हार्ड वर्क करते हो, पूरा स्टार्ट करते हो, फिर जब आप हार्ड वर्क करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर आप पूरा इंटेलेक्ट यूज करके आप उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोचते हो कि अब इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो इस तरह से हम हमारे लाइफ में जो डिजीज आती है, लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, जैसे हर्निया हो गया या कोई किसी टाइप की गांठ हो जाती है, जिसको बहुत लंबा प्रोसीजर जिसमें हमारे को क्योर होने में लगता है, तो वहाँ हम इस ब्रिज लेसन को अप्लाई करते हैं। हमें कोई ना कोई लर्निंग स्टार्ट करनी होती है जिसका हमें एकदम रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे हम कोई आर्ट, कोई म्यूजिक, कोई कोई भी क्या कहते हैं डांस, कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी यंत्र बजाना सीख सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें हमें 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता। इसमें हमें कम से कम एक इसमें पारंगत हासिल करने के लिए, एक स्टेप को करने के लिए 4 to 5 years लग जाते हैं, तब जाके हम समझ पाते हैं कि हम एक राग या एक हम डांस फॉर्म सीख पाए, और तब जाके हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमें कोई ना कोई लर्निंग इसमें करनी पड़ती है जब हम ब्रिज लेसन अप्लाई करते हैं। तो अब मैं मास्टर्स आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने एक एक करके पॉइंट्स बता दीजिए जिसको जो जो समझ में आया है। दीप्ति जी पहले आप बता दीजिए। Yes. Hello, masters. Good morning to everyone. Yes. ब्रिज लेसन जैसा स्नेह जी ने बताया वही बात है कि ये लॉन्ग टर्म का होता है। एक्चुअली ये ब्रिज लेसन जनरली उन पेशेंट गॉड्स में यूज किया जाता है जिनको लॉन्ग टर्म इन द मतलब कैंसर वो मैलिग्नेंट हो या बिनाइन हो, मतलब इस तरीके की कोई गांठ हो जो जनरली मतलब उसमें कई गांठें ऐसी होती हैं जो कैंसरस नहीं होती है, जिनको बिनाइन बोलते हैं, और कुछ मैलिग्नेंट होती हैं। उनको रिमूव करने के लिए जनरली ये ब्रिज लेसन्स यूज किया जाता है। अब उनको वो किस तरह मेल्ट होंगी उसका उपाय ये बताया गया है मास्टर्स स्पिरिचुअल टेबलेट में कि कोई ना कोई आर्ट फॉर्म में हमको जाना चाहिए। जैसे स्नेह जी ने आपको बताया कि हम जब ये लॉन्ग टर्म कोई कोर्स करते हैं, लाइक कोई लैंग्वेज सीखना, कोई डांस सीखना, म्यूजिक सीखना, किसी भी तरह की कला जिसमें हमको मास्टरी हासिल करने में एक लंबा समय लगता है, तो जैसे जैसे हम वो करते जाते हैं धीरे धीरे हमारी वो गांठ अपने आप मेल्ट होना शुरू होती है और डिसॉल्व हो जाती है। दिस माय पॉइंट। थैंक यू। विदुषी आप। ब्रिज लेसन का वैसे तो मैम ने और बुआ जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ही यही है कि ब्रिज लेसन जिस तरीके से ब्रिज कभी एक बार में नहीं बनता है, वो स्टेप बाय स्टेप बनता है। लेकिन इसमें साथ में एक चीज और बताई थी कि कई बार वो स्टेप बाय स्टेप में हम कुछ स्टेप्स जो बाद में लगते हैं वो पहले भी लेते हैं। जैसे ग्रिल्स है, ग्रिल्स वो बाद में इम्पोस्ट होती है लेकिन हम उसकी प्रिपरेशन पहले करके रख सकते हैं, तो वो बाद में बस उसे इम्प्लांट करना रह जाता है। तो हम इस तरीके से अपनी लाइफ में भी कुछ चीजें हैं जो हमें मालूम है कि ये इम्प्लांट बाद में होगा, लेकिन हम उसका फॉर्मेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें हम अपनी लाइफ में अभी इम्प्लीमेंट, जैसे हम सिंपल सी बात करें, अगर हम अपनी वाक्शुद्धि की बात करें, उसका असर बाद में आएगा, लेकिन उसकी फॉर्मेशन हमें अभी शुरू करनी होगी, अभी वर्ड्स में। मतलब अगर मैंने अभी कुछ गलत बोला तो मुझे इमीडिएटली उसे ठीक करना है,
तो मैं धीरे 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 करके वो एक पूरी ग्रिल बना लूंगी, और जब उसे इम्प्लांट करना है तो वो परफेक्ट टाइम पे, अब मुझे यहाँ पे अपना सही वाक यूज करना है, सही वर्ड्स यूज करने हैं, तो मैंने उसे वहां पे इम्प्लांट कर दिया। तो ये एक ब्रिज का एक पार्ट है जो मैंने पहले ही कर लिया। तो हम इस तरीके से भी कई बार हम पोर्शंस जो है कुछ पहले भी कर सकते हैं। कुछ पिलर्स जो है स्टेप बाय स्टेप बनते हैं, ऐसा नहीं होता ना एक पिलर अभी बना, दूसरा पिलर बाद में बना, चौथा पिलर और बाद में बन रहा है, नहीं, पहले फर्स्ट पिलर ही बनेगा, फिर सेकंड पिलर ही बनेगा, फिर थर्ड पिलर ही बनेगा, फिर फोर्थ पिलर ही बनेगा। तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेकर कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगी। तो ऐसे ही लाइफ में कुछ चीजें, जैसे अब मुझे मालूम है कि हम सब नॉर्थ और साउथ सब एक साथ है, तो बहुत सारी विजडम सर की ऐसी है जो साउथ की लैंग्वेज में है, तेलुगु में है। अगर मैं अपने अंदर इस चीज की वो ले आऊं कि नहीं, अगर मैं तेलुगु एटलीस्ट रीडिंग में या लिसनिंग में अंडरस्टैंडिंग करूं, तो बहुत सारे पत्री सर के कंसेप्ट है, बहुत सारे जीके सर के कंसेप्ट हैं जो मैं सीखना शुरू कर दूं, तो ये मेरा एक स्टेप फॉरवर्ड होगा, एक मेरी लर्निंग स्टार्ट होगी। तो उससे क्या होगा, मेरा एक या दो चार पांच एक कुछ पिलर्स क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेरी लर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे वो वर्ड्स पकड़ पाऊंगी। क्योंकि बहुत बार सर बोलते बोलते तेलुगु वर्ड्स बोल जाते हैं, बहुत बार पत्री सर भी ऐसे ही करते हैं, तो एक स्टेटमेंट तेलुगु में बोल गए या एक स्टेटमेंट संस्कृत। अगर मैं ये लैंग्वेज स्टार्ट करूंगी तो मुझे पूरा शायद ना समझ में आए, लेकिन वो एक स्टेटमेंट या एक वर्ड से मैं सारी हिंदी की बाकी चीजें कोरिलेट तो कर पाऊंगी, इंग्लिश से कोरिलेट तो कर पाऊंगी। इससे क्या होगा, मैंने एक सही तरीके से अपने पिलर्स को मजबूती से रूट देकर खड़ा किया और स्टेप बाय स्टेप चले। तो जो मेरे को समझ में आया था जब सर ने समझाया था कि हमें इस ब्रिज लेसन में खुद के लिए भी और अपने पेशेंट गॉड्स के लिए भी हमें उन्हें यही समझाना है कि ऐसा नहीं है कि अभी हमने आपको कहा कि आपको गार्डनिंग भी शुरू करनी है, आपको पेंटिंग शुरू करनी है, आपको उसका शौक है, आप लैंग्वेज भी लर्न करो, आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो वो भी करो, ऐसा नहीं है। अभी मेरे को आर्ट का शौक है, तो आर्ट के शौक को आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो आप आर्ट पहले पेपर पे करिए और साथ साथ फ्लायर्स बनाना सीखिए। तो क्या हुआ, पैरेलल दो चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ग्रिल भी फॉर्म हो रही है और यहाँ पे एक पिलर भी बन रहा है। तो हम अगर इस तरीके से अपने पेशेंट गॉड्स को गाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉपरली ब्रिज बन जो है, जो 3-4 साल में फॉर्म होना है उसमें कहीं लैप नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ब्रिजेस बन तो जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में 3 साल बाद 4 साल बाद, कई बार तो 1-1.5 साल बाद ही पता चलता है कुछ इंसिडेंट हुआ और वो पूरा का पूरा ब्रिज डैमेज हो गया। तो उसके लिए हमें उसके बेसिस और उसकी कंस्ट्रक्शन में होने वाली चीजें बिल्कुल सही तरीके से यूज हो। कहीं ऐसा नहीं है कि हम उसमें जो कंक्रीट बन रही है वो ही खराब कर दे, वो बस ये समझे कि हाँ हमें गार्डनिंग सीखनी है, प्लांट्स का कुछ सीखा, ये करा, हो गया हमारा काम, हमने कोई भी आर्ट बनाया, हो गया काम। नहीं, आप जो भी सीख रहे हैं उसे परफेक्शन से सीखने की कोशिश कीजिए और फिर साथ की साथ जैसे ही आपको लगे कि हमने 50% उसे लर्न कर लिया है, उसे शेयरिंग करनी शुरू कीजिए, क्योंकि सामने वाले को कुछ ना कुछ पता होगा जिससे आपकी नॉलेज भी मल्टीपल होगी। सो थैंक यू ऑल, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, की जो मुझे लगता है, जो मैंने समझा। क्योंकि मुझे हर टैबलेट में कहीं ना कहीं ये लगता है कि भले ही हमें वो क्रोनिक प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी हमें हर टैबलेट अपने ऊपर एप्लीकेशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं पड़ती ही है। हमें वेट नहीं करने की जरूरत कि कोई क्रोनिक डिजीज आएगी तब हम अपने ऊपर ये लेसन डालें, चाहे वो कोई भी लेसन हो। आज जैसे प्रियंका जी ब्रिज लेसन कर रही है, उससे पहले कविता जी ने और सब टीम ने टाइगर लेसन किया। तो हर लेसन कहीं ना कहीं हर समय हमें अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत महसूस होती है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरे को ये कहती है, जो मुझे फील होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विदुषी। और कोई बताना चाहेगा? प्रवीणा मैम, हम प्रियंका जी को बोले कि वो बताएं, आप स्टार्ट करें अपना। ओके, शायद मैम सुन नहीं पा रही है, बिजी है। किसी और का कोई पर्सपेक्टिव हो जो बताना चाहते हैं ब्रिज लेसन से रिलेटेड? अदरवाइज प्रियंका अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, फिर हम बाकी डिस्कशन उसके बाद कर लेंगे। ठीक है प्रियंका, ओवर टू यू।
सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी, जीके सर और सभी आत्मिक बंधुओं को मेरा शत नमन। सॉरी प्रियंका, 1 मिनट। आज पत्री सर का बर्थडे है, तो सबसे पहले हमें पत्री सर के बर्थडे को एक बार सबको मिलकर अपने आप को अनम्यूट करके बोलना चाहिए। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू पत्री सर। Happy Happy birthday, happy birthday to you, sir. Happy birthday to you, sir. साल के दिनों 50,000। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Patri sir. Happy birthday to you. Love you sir. Love you sir. Okay प्रियंका। ओके मैम, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके मास्टर से ब्रिज कंसेप्ट क्या होता है? जब हम अपने बचपन से किसी इम्पोर्टेंट आर्ट को, लैंग्वेज को या किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, लेकिन उससे बीच में ही हम किसी रुकावट आने की वजह से छोड़ देते हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जैसे कि सर्जिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप प्रॉब्लम आती हैं, या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी। और इस काम को जब हम कंप्लीट करेंगे, जो हमने अधूरे छोड़ दिए थे, तभी हम अपनी उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकेंगे। इसी को ब्रिज कंसेप्ट कहते हैं, जैसा कि अभी स्नेहा मैम ने, दीप्ति मैम ने और विदुषी मैम ने हमें ब्रीफ किया। ब्रिज कंसेप्ट वही है। और ब्रिज जो होता है हमें अपनी परेशानियों से, सर्जिकल प्रॉब्लम से तो बाहर निकालता ही निकालता है। और जब हम इन पे ब्रिज लेसन पे काम करते हैं तो हमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम उससे अपने आप ही स्वतः बाहर आ जाते हैं। और कुछ लोगों की एस्ट्रल सर्जरी भी होती है। इसके पीछे भी रीजन जो होता है वो ब्रिज लेसन ही होता है। अगर हम कहीं किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो वहां तो हम अपनी गाड़ी से सिग्नल दे देंगे ना, लेफ्ट राइट का सिग्नल दे देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर रास्ते पे जाते जाते अगर कोई नदी आ जाती है तो हम उसे कैसे पार करेंगे फ्रेंड्स? उसको पार करने के लिए हमें गाड़ी साइड में खड़ी करनी पड़ेगी। 2 रास्ते हैं, या तो फिर हम गाड़ी खड़ी करेंगे और एक बोट की मदद से उस नदी को पार करेंगे, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है, या तो उस नदी को पार करने के लिए हम उस पे ब्रिज बनाएंगे। उस ब्रिज को पे हम अपनी गाड़ी चलाते हुए, गाना गाते हुए, मजे से मस्ती करते हुए ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे। तो इस 2 तरीके से, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो खाली सर्जिकल प्रॉब्लम्स ही नहीं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में सास ससुर हैं, उनके आपस में लड़ाई होती रहती है, जिंदगी भर वो लड़ते ही रहते हैं, उनकी दोस्ती नहीं होती, तो ये भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है जो हमें आ रही है। उनकी लड़ाई झगड़े से हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ब्रिज लेसन पे काम करते हैं तो ब्रिज लेसन बहुत हमें फायदा करता है और हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें जो डिसीजेस कवर होते हैं, जैसे कि हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर मास्टर्स प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज मास्टर्स। डिसीजेस इसमें मैं दोबारा से ब्रीफ कर देती हूँ। हर्निया की प्रॉब्लम आती है, ट्यूमर आते हैं, फ्लोराइड्स हो जाते हैं, और या फिर सर्जिकल प्रॉब्लम, सर्जरी के लिए डॉक्टर आपको बोलता है। तो जब आप ब्रिज लेसन पे काम करेंगे तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपकी गांठ अपने आप ही स्वतः ही घुल जाएगी और ठीक हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानना, अपने ब्रिज को पहचानना। जैसे कि मैंने बताया, जब हमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप ब्रेकअप प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे पहचानना है कि कहाँ हमने किस बात को बीच में छोड़ दिया था। मान लो बचपन में हमें संगीत सीखने का बहुत शौक था, कुछ दिन उसे हमने सीखा और फिर उसे बीच में छोड़ दिया, या फिर हमें कोई आर्ट सीखने का शौक था या डांस सीखने का शौक था, या कोई लैंग्वेज हम सीखना चाहते थे,
बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था हमारा, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से नहीं सीख पाए, थोड़े दिन सीखकर हमें छोड़ दिया। और तो हमें उसको सीखना है, हमें पहचानना है अपने ब्रिज को कि हमने उस काम को पूरा करना है। इसमें एक पॉइंट और भी आता है, मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, इंग्लिश का ही लेते हैं। आज हम लोग इंग्लिश में आपस में बातचीत तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई हमें इंग्लिश की बुक्स पढ़ने के लिए दी जाए, स्पिरिचुअल बुक्स, तो हम उसे नहीं पढ़ पाते, उसका विजडम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो हमें उस पर पढ़ना या लिखने के लिए हमें कहा जाए कि इस पे इंग्लिश में लिखिए, तो हम नहीं लिख पाते हैं। हिंदी में तो लिख लेंगे, इंग्लिश में नहीं लिख पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, पढ़नी और लिखनी। तो हमें उसकी तरफ अग्रसर होना है, हमें अपनी उसके ऊपर काम करना है। और एक स्टेप इसमें ये भी हो सकता है, मान लीजिए हम फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, हमारा एम है हम किसी दूसरी कंट्री में जाके जॉब करें। प्रियंका जी आवाज कट रही है, प्लीज वीडियो बंद कर लीजिए। प्रियंका जी एक मिनट। कविता जी नहीं कट रही आवाज। नहीं कट रही। कविता जी अपना नेटवर्क चेक कीजिए। ठीक है। क्या एक बार दोबारा से करके देखिए आप। आवाज नहीं कट रही है। ठीक है। दूसरी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, वहां पे जाके आप जॉब करना चाहते हैं, आपका एम है दूसरी कंट्री में जाने का। तो आप क्या करेंगे, आप किसी उस कंट्री के लैंग्वेज के एग्जाम भरेंगे और उसके जरिए उसको एग्जाम को पास करके वहां चले जाएंगे। और वहां जाने से आपको क्या फायदा होगा, अगर आप किसी आर्ट को सीख रहे हैं, लैंग्वेज को सीख रहे हैं या म्यूजिक को सीख रहे हैं, तो उससे आपको एक तो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी वो आर्ट जो कला है आपके अंदर वो भी बढ़ेगी। आप वहां पर जाकर उसको काट सकते हैं और उसके जरिए भी वहां तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना, यू कैन गो टू अदर्स थ्रू द आर्ट विच यू हैव। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने हैं अपने अंदर कि हमने कहाँ पर किस चीज को बचपन में छोड़ दिया था सीखते हुए, जिसको हम नहीं सीख पाए, उसको हमें पूरा करना है। अब जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ यहाँ पर, जैसे किसी मास्टर की क्लास हम सुनते हैं, उनकी क्लास सुनते सुनते हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो मास्टर क्लास ले रहे हैं वैसे मैं भी वह क्लास ले सकती हूँ। तो हमें इमीडिएटली उस पर काम करना है और हमें भी क्लासेस लेने के लिए आगे बढ़ना है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि किसी मास्टर ने अपने एक्सपीरियंस सुनाए हमें, तो डू द टास्क इमीडिएटली। और एक्सपीरियंस सुनकर हमें लगता है कि वो एक्सपीरियंसेस हमारे पास भी हैं, हमें भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हमें भी अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को दूसरों को सुनाना चाहिए और उनको एक डायरी में नोट करना चाहिए और उनको नोट करके एक उसकी हम एक बुक फॉर्म में उसको पब्लिश करवा सकते हैं। तो इमीडिएटली उस पर वर्क करना है हमें। वो हमें सर्जिकल प्रॉब्लम या कोई भी ऐसे ट्यूमर की प्रॉब्लम इन फ्यूचर आए, उसको आने से पहले ही हमें इमीडिएटली वर्क कर लेंगे, तो वो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में जो आने वाली थी वो नहीं आएगी, वो टल जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि किसी राइटर की बुक पढ़ के कि आप भी लिख सकते हैं, तो आप भी उस पर इमीडिएटली लिखना शुरू कीजिए, चाहे एक एक दो दो पेजेस लिखिए धीरे धीरे। जैसे जैसे आप लिखेंगे वो अपने आप बुक की फॉर्म ले लेगी और आपकी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चली जाएगी जब आप उस पर वर्क करेंगे। और यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं कि मान लीजिए हमें मेडिटेशन के अंदर या फिर ड्रीम्स में ऐसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि माइक के सामने खड़े होकर हमको स्पीच दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ये ड्रीम एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, यानी कि हमें क्लासेस लेनी है। या फिर हमें ये भी हो सकता है कि हम माइक के आगे खड़े होकर गाना गा रहे हैं, तो हमें म्यूजिक सीखना है, हमें म्यूजिक सिंगिंग की तरफ आगे बढ़ना है। कभी कभी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी में भी अपनानी होती है, और उसके लिए क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसके अंदर ये क्वालिटी है, वो 50 से 100 लोगों को इकट्ठा करके गैदर करके एक सर्कल में बिठा सकता है और उनको मेडिटेशन करा सकता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, वह एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकता है। तो और कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर विजडम है, हमें नॉलेज तो है, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति को तो वो नॉलेज बता सकते हैं, लेकिन जब हमें कहा जाता है कि किसी ग्रुप को वो नॉलेज देनी है, 1000 लोगों का ग्रुप है या 5000 लोगों का ग्रुप है, उनको वो नॉलेज देनी है, तो वो हमारे अंदर हौसला नहीं होता है। तो हमें वो हौसला भी अपने अंदर लाना है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी हमारे अंदर है।
और ये हमें अपने ड्रीम एक्सपीरियंस के जरिए जो हमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे पता चलता है। और तो हमें उसकी तरफ काम करना है, अपना हौसला आगे बढ़ाना है। और इसके लिए क्या होता है, आपको पता ही है, ड्रीम एक्सपीरियंसेस हमें जैसे ड्रॉप के मैसेजेस आते हैं, आर्मी है, पुलिस है, ये सब जब हमें अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में दिखेंगे तो इसका मतलब यही है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को अपनाना है और इंस्टेंटली उन पर वर्क करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि घर पर आपको जैसे डॉग्स पसंद नहीं है, लेकिन क्या है, आपके जो बच्चे हैं वो डॉग्स को एज ए पेट ले आते हैं घर पर रखने के लिए। इसका मतलब क्या है, ये भी आपको एक सिग्नल देता है कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है और आपको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क की तरफ अग्रसर होना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना है। ये तो था हमारा आइडेंटिफिकेशन कि ब्रिज को हम कैसे पहचानेंगे और उस पर हमें इमीडिएटली वर्क करना है। सेकंड हमारा आता है टाइम। जैसे कि अभी स्नेहा मैम ने हमें बताया था कि कोई भी हम ब्रिज बनाते हैं या कुछ भी है तो वो 1 या 2 दिन में नहीं बन जाता है, उसको बनाने में वक्त लगता है, 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। तो हमें अपने ब्रिज को कहाँ पर बिल्ड करना है, इसका निर्माण हमें कहाँ करना है, इसका लैंडमार्क कहाँ करना है। ब्रिज को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं, ये कोई 1-2 महीने में तो नहीं बन जाता है। इसी प्रकार कोई भी आर्ट फॉर्म है जो हम सीखना चाहते थे या कोई लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, उसमें अगर हमें प्रोफिशिएंसी चाहिए तो उसको सीखने में टाइम लगेगा, तो उसे हमें कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने हैं सीखने के लिए। मान लीजिए बीच में कोई रुकावट आ जाती है, बिफोर मैरिज हमने कोई आर्ट या कोई लैंग्वेज या म्यूजिक या डांस सीखना शुरू किया था, लेकिन हमारी मैरिज हो जाती है, फिर हम सीख नहीं पाए, वो रुक जाता है आर्ट जो हम सीख रहे थे। फिर हमारे बेबी हो जाता है तो हम उसको बाद में भी सीख सकते हैं, उसको कंटिन्यू करना है। मान लो बेबी 3 साल का हो गया, स्कूल जाने लग जाता है, तो हम उस अपने आर्ट को सीखना फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे कंटिन्यू करके सीखना है पूरा उस आर्ट को जो हम चाहते थे और दोबारा उसे ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा कि जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने छोड़ दिया था बीच में ही कि कोई रुकावट आने के कारण, उसे सीखने से हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है, सर्जिकल प्रॉब्लम्स जो है या ट्यूमर्स की जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो अपने आप ही हमारी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा ऑल्टरनेट रूट वे। ऑल्टरनेट रूट वे क्या होता है मास्टर्स? मान लीजिए हमने कोई ब्रिज को बनाते हैं, ब्रिज को बनाते वक्त जो एक रास्ता जा रहा है उसको कंप्लीटली हम स्टॉप कर देते हैं और उसके बदले हम दूसरा एक रास्ता दिखाते हैं, इसको ही ऑल्टरनेट वे कहते हैं। इसी तरह से कि अपनी जगह पर किसी और पर्सन को रखकर जाना, जब हम कहीं पर जा रहे हैं, कोई आर्ट सीखने जा रहे हैं, तो उसको सीखने जाने के लिए अपनी जगह पे किसी और पर्सन को रखकर जाना। जो लोग हमारे घर में हैं, हमारे पर डिपेंडेंट हैं, उनकी देखभाल करने के लिए हम अपनी जगह उनको रखकर जाते हैं। और हमें क्या करना है, हमें अपने घर में उन लोगों को, अपने घर वालों को बताना है, समझाना है कि ये जो आर्ट है, कला है, ये मेरे लिए सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसको सीखूंगी तो जो सर्जिकल प्रॉब्लम मेरी आई है या जो ये ट्यूमर की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, ये मेरी अपने आप ही ठीक हो जाएगी उस पर काम करने से। और दूसरा, उससे फायदा मुझे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ मेरी फैमिली को भी होगा। और क्योंकि वो कैसे होगा, क्योंकि जब कोई भी सर्जरी होती है, बेड रेस्ट होता है 3-4 महीने का, तो 3-4 महीने का जब बेड रेस्ट होता है तो घर वालों को भी उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो सर्जिकल प्रॉब्लम से वो जो है पेशेंट गॉड जो है हमारा, वो तो बाहर आएगा ही जो ब्रिज लेसन में है, साथ ही साथ वो भी, घर वाले भी उस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो हमें उस घर वालों को बताना है, समझाना है। दूसरा, फिर उन्हें बता के जाना है कि इतने टाइम के लिए, जैसे साल भर के लिए मैं इस आर्ट को सीखूंगी और इतने बजे मैं जाऊंगी, बता के जाएं। क्योंकि जैसे हमारे घर परिवार में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं जो हमारे पर डिपेंडेंट हैं, ताकि उन्हें पता हो हम इस समय यहाँ पर जा रहे हैं और हम अपने बदले उन लोगों को रख कर जाएंगे जो कि उनका काम कर सके। जो काम हम वहां रहकर करते थे उस 1 घंटे में या 2 घंटे में, वो हमारे बदले उस काम को कर सके। इसे ही अल्टरनेट रूट वे कहते हैं। हम अपनी जगह, जैसे कि अपनी नंद है, जेठानी है, भाई है, बहन है, किसी को भी, जो भी हमें मिले, या अपने किसी फ्रेंड को भी रखकर या हस्बैंड को भी एज एन ऑल्टरनेट रखकर जा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस आर्ट को हम सीखने जा रहे हैं और हमारे पीछे से आप हमारे बच्चों का, हमें, हमारे बड़े बुजुर्गों का
ध्यान रखिएगा हमारे फैमिली मेंबर्स का, जो भी उनकी जो आवश्यकता होंगी उनकी पूर्ति उसको वो पूरा करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे। इससे एक फायदा और भी होगा, वो क्या होगा कि जो लोग वहां पर रहेंगे आपके बदले, जो उनका वो काम करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि आप घर पर रहकर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और आप उनकी वांट्स को फुलफिल कितनी पेशेंसली कर रहे थे। क्योंकि जब आपके बदले वो लोग काम करेंगे तो उन्हें उस चीज की नॉलेज होगी कि हाँ आप कितना काम कर रहे थे। तीसरा क्या होगा, एक जब हमारे अंदर एक ईगो होती है कि हमारे बिना तो घर और परिवार के लोगों का काम चल ही नहीं सकता, मैं ही सब कुछ करती हूँ, एक ईगो होती है ना। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो हम अपनी ईगो से भी बाहर निकलेंगे, हमें पता चलेगा हमारे घर वाले हमारे बिना भी रह सकते हैं, किसी का भी कोई काम हमारे बिना रुकता नहीं है, क्योंकि हमारे बदले जो जिस पर्सन को हमने रखा है वो उसको पूरा काम कर रहे हैं हमारे बदले, और ऑटोमेटिकली हम अपनी ईगो की प्रॉब्लम से, फीलिंग से भी बाहर आ जाएंगे। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर केवल सिर्फ एक पॉइंट और आता है, हमें केवल सिर्फ अपने को ही दूसरों के अल्टरनेट पर्सन पर ही नहीं रखना है, बल्कि अगर हमारे लाइफ पार्टनर्स हैं, हमारे सास ससुर हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर वो लोग भी ब्रिज लेसन में हैं तो हमें भी उसी प्रकार से ऑल्टरनेट पर्सन बनकर उनकी मदद करनी है। जैसे कि वो लोग हमारी मदद करेंगे जब हम कोई आर्ट या कला सीखने जाएंगे बाहर, तो वो एज एन अल्टरनेट पर्सन हमारे घर पर रहकर हमारे घर परिवार को संभालेंगे। ऐसे ही हम भी जब वो लोग सीखने जाएंगे कोई आर्ट या कला फिजिकली बाहर सीखने जाते हैं, तो हम भी उनके घर पर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रुककर उनके घर को संभाल सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को में मदद कर सकते हैं। इससे कि हम भी उनके ब्रिज कंसेप्ट में अपना मदद करते हैं उनकी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी चेंजेस। अपनी क्वालिटीज में हमें चेंज लाना होता है। जैसे कि एक ब्रिज बनता है, जैसे कि अभी विदुषी जी ने और स्नेहा मैम ने और दीप्ति मैम ने बताया, ब्रिज बनता है तो कंक्रीट की और सब चीजों की, अर्थ की, वो सब कुछ मटेरियल की जरूरत होती है, सलाखों की, हर चीज की जरूरत होती है। तो वो हर बार कभी अर्थ पे होता है, कभी पानी के ऊपर भी हम ब्रिज बनाते हैं, और एयर पे भी होता है और स्काई पे भी होता है। तो उसके लिए उसी प्रकार से हमें भी अपने अंदर क्वालिटीज को टाइम के अकॉर्डिंगली चेंजेस लाना होता है। फर्स्ट एलिमेंट इसमें आता है अर्थ एलिमेंट, यानी कि भूतत्व। भूतत्व की क्वालिटीज क्या होती हैं फ्रेंड्स? यानी कि तिरक्त भाव से रहना, यानी कि हार्ड वर्क करना, निर्भय होकर रहना, पेशेंस रखना, और कभी कभी जैसे कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। जैसे कि हमें पता ही, हमने पढ़ा ही है ये, जितनी भी बड़ी मुश्किल आने पर भी दूसरों को एक पल के लिए भी ब्लेम ना करना, वो मुझे बहुत परेशान करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हमने खुद ही क्रिएट किया है ना, उसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। हम कई बार ये सोचते हैं हमने ही पेशेंस बढ़ाने के लिए उन प्रॉब्लम्स को लिखा है। सेकंड पर्सन जस्ट एक मीडिएटर होता है, जो हमारी परेशानी नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वो तो हमारे मदद कर रहा होता है। मेन कारण तो हम खुद ही हैं, क्योंकि हम खुद ही लिख कर आए हैं ऐसा। उनको हमें ब्लेम नहीं करना है, और हमें हार्डवर्क करना है और तिरक्त भाव में रहना है, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, आई एम गॉड, ही इज गॉड, और एक वननेस की स्थिति में रहना है कि उसमें हमें भगवान को देखने की कोशिश करनी है हर वक्त, और हमें बड़ी निर्भयता के साथ एक स्टेप आगे बढ़कर रहना है। मान लीजिए हमें क्लासेस लेने का चांस मिलता है, तो हमें आगे बढ़ के क्लासेस लेनी है, जो भी आ रहा है उसको लेते जाना है। अब हार्ड वर्क का मतलब यही नहीं होता कि आप सज्जन संगत भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी करवा रहे हैं, बुक रीडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन खाली यही हार्ड वर्क नहीं होता है। क्वालिटी चेंजेस करने में हमारी जैसे क्वालिटीज जो होती हैं, शांत रहना, गुस्सा नहीं करना, सबको प्यार के साथ बात करना, और हार्ड वर्क करना, अपनी यानी कि हमें अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाना है, उनकी तरफ काम करना है। जो भी भूतत्व की क्वालिटीज होती हैं उनकी तरफ हमें काम करना है, और दूसरों को चाहे कितनी भी उनकी गलती हो, उनकी 95% गलती है, तो भी उन्हें हमें माफ करना है, माफ करना सीखना है, माफी देनी है और माफी मांगनी भी है। अगर हमारी 5% गलती है तो हमें उनसे माफी मांगनी भी है। ये नहीं सोचना है कि 95% तो मिस्टेक उन्हीं की थी, हम तो माफी नहीं मांगेंगे।
नहीं। तो वही भूतत्व की क्वालिटीज को तत्व। जल तत्व क्या होता है? एक नदी का पानी कैसे आता है? ऊपर से जब नदी का पानी बहता है नीचे की तरफ, तो वह लास्ट में जाकर समुद्र में जाकर वह नदी मिल जाती है। चाहे बीच में गड्ढे आए, चाहे कुछ नाला आए, चाहे कुछ भी आए, कुछ भी जैसी भी सिचुएशन आती है, नदी का पानी बहता ही चला जाता है, पहाड़ों पर से बहता बहता नीचे जाके समुद्र में मिल जाता है। उसी सिचुएशन में हमें भी आनंद में रहने का प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल लागू होता है कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। उसी में हमें फायदा है, हमें लर्निंग लेती ही रहनी है, चाहे कैसी भी हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी हों, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हमें उसमें से कुछ ना कुछ क्वालिटी सीखनी है और हमें अपनी लर्निंग लेनी है। मैंने खुद उस सिचुएशन को क्रिएट किया है, हमें यही सोचना है, यही सोचकर हर सिचुएशन में सबके साथ आनंद में हमें रहना है। अब यहाँ पर जैसे पानी की क्वालिटी होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, तो हमें उसको भी सीखना है। जैसे नदी का पानी मैंने बताया आपको, नाले में भी गिरता है, किसी साफ जगह पर भी गिरता है, गड्ढे में भी जाके बह जाता है, और पानी जब गिरता है तो जिस बर्तन में डाला जाए वही उसी शेप को मोल्ड मोल्ड ले देता है। इसी प्रकार हमें भी मोल्ड होना है, अपने जीवन में फ्लेक्सिबल बनना है, चाहे हमारी वो पसंद की जगह है चाहे नहीं है। तो यही जल तत्व की क्वालिटीज हैं जो कि हमें सीखनी है। इसके बाद आता है हमारा फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। हमें थॉट पावर पे काम होता है। अग्नि तत्व क्या होता है? हमारी थॉट पावर होती है। बिफोर मेडिटेशन हम उसे थॉट पावर नेगेटिवली यूज करते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा सोचा कि बिफोर मेडिटेशन ज्यादा हंसने के बाद मुझे बैड न्यूज आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है मास्टर्स, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में आ जाते हैं तो अपनी थॉट पावर को हमें पॉजिटिव करना है। थॉट पावर तो सभी के पास होती है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव यूज करने से ऑटोमेटिकली हम इमीडिएट एक्शन में आ जाते हैं। और अपनी थॉट पावर को यूज करने के लिए, जैसे कि मैं वहां पर पिरामिड बनाऊंगी, जब हम ऐसा सोचते हैं और संकल्प शक्ति करते हैं, तो हमारी थॉट पावर और हमारी संकल्प शक्ति दोनों को यूज कर वहां पर पिरामिड बनेगा। तो यहाँ पर हमारी मास्टर्स थॉट पावर काम करती है। अब होता है हमारा वायु तत्व, यानी कि एयर एलिमेंट। इसका मतलब होता है इंतजार करना, हमें वेट करना है। अपनी तरफ से हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे आपको नेचर के लिए कोऑपरेट करने के लिए वेट करना है। जैसे आपने तो सारी तैयारी कर ली है, लेकिन नेचर की तरफ से, परिवार के लोगों की तरफ से आपको कब मदद मिलेगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कोई भी ब्रिज हमें बनाना चाहते हैं तो वह समर में ही बनेगा, रेनी सीजन में तो वह बन नहीं सकता, क्योंकि रेनी सीजन में तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो पानी इकट्ठा हो जाता है। और उससे क्या होगा, जो पिलर्स हम खड़े करते हैं, जब हम पिलर खड़े करेंगे रेनी सीजन में, पानी होने की वजह से वो पिलर स्ट्रांग नहीं बनेगी। जो रोड़ी है, कंक्रीट है, वो सूख नहीं पाएगी और स्ट्रांग नहीं रह पाएगी, और वह ब्रिज हमारा बह जाएगा। इसीलिए वह जब समर सीजन में ही बन पाएगा, इसलिए हमें समर सीजन के लिए वेट करना पड़ता है, और जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती है। क्योंकि पानी के ऊपर बिल्ड करने से तो जैसे मैंने बताया पिलर्स बह जाएंगे। उसी तरह हमें अपने जीवन में भी कोशिश करते रहना है, लगातार मेडिटेशन भी करना है, बुक्स रीडिंग भी करनी है, क्लासेस भी लेनी है, लैंग्वेज भी सीखनी है, और नेचर हमें जब भी चांस देगी उसका इंतजार करना है। जब हमें नेचर चांस दे तब हमें आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ के क्लासेस लेनी है और विजडम लेनी है। मान लीजिए हम कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हमें कहीं फिजिकली जाके सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जब हमें नेचर चांस देगी तभी हम वहां जाके सीख पाएंगे। तो अभी रुकावट आ रही है तो कोई बात नहीं, अपने उस समय को हमें यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। उस समय को हम अपनी कोई और आर्ट या कोई और कला सीखने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो और हमने यही अपने थॉट्स पावर में रखना है कि चांस हमें नेचर जरूर देगा, कभी ना कभी तो वो समय आएगा ही जब हमें वह लैंग्वेज सीखने का चांस मिलेगा। इसके बाद आता है मास्टर्स हमारा आकाश तत्व। आप कितने भी कोशिश करें,
जैसे कि आप चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली चाहती है कि नहीं, आप वह आर्ट सीखने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, गोल लेस लाइफ लेस। आप कितनी भी कोशिश करें, आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आप वह आर्ट सीखने के लिए जाएं, वह सभी आपके अगेंस्ट हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी फैमिली का विरोध नहीं करना है, लेकिन लेकिन अपने मन में ये थॉट रखना है हमेशा कि आपको वह आर्ट सीखनी है, और आपको अपने मन में हर पल दिन में 10 बार पॉजिटिवली मिरेकुलस थॉट में रहना है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, उस आर्ट को सीखने के लिए। तो औरों को इस बारे में बताने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। मन में बस अपना विचार बनाकर रखिए कि वह आर्ट या फिर वो लैंग्वेज आप एक दिन जरूर सीखेंगे और जरूर सीख जाएंगे, और आप उसको सीखने के लिए एफिशिएंट है। हर पल उसे आपको याद रखना है, आपने उस थॉट को कैरी करके रखना है कि आई विल रीच द टारगेट। जैसे पानी जो है हमेशा बहता ही रहता है, और जब हम पानी में कुछ देखते हैं तो वो क्या क्या होता है, कुछ भी लिखते हैं तो वो छवि हमें दिखती नहीं है ना, वो तो तभी मिक्स हो जाती है पानी, क्योंकि बहता ही रहता है। इसी तरह हमें भी हमेशा चुप रहना है, चुप रहकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है और आगे अपने गोल की तरफ अग्रसर होते रहना है, उसकी तैयारी करती रहनी है। तो कभी ना कभी तो हमारा गोल अचीव हो ही जाएगा। इसके बाद आता है वॉट एवर अपॉर्चुनिटी वी गेट वी शुड यूटिलाइज इट, वी शुड नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। जो भी हमें अपॉर्चुनिटी नेचर देता है उस पे हमें, जैसे कि मैंने बताया अभी, फ्लेक्सिबल होकर हमें उसे अपनाना है। नेचर हमें जिस दिन जो अपॉर्चुनिटी देती है हमें उस अपॉर्चुनिटी को अपनाना है, हमें उसे यूटिलाइज करना है। यानी कि लैंग्वेज सीखते हुए फर्स्ट हमें उस लैंग्वेज में बुक पढ़नी है, मूवीज, टीवी में। यानी कि जैसे हमें यूट्यूब पे हम देख सकते हैं। मान लीजिए हम फिजिकली जाकर उस लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहे हैं तो हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी आजकल ऑप्शंस हो गए हैं, सीख सकते हैं। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बुक पढ़ने के लिए मिल जाती है तो हम बुक के जरिए, या टीवी में शोज होते हैं, डांस वगैरह सीखना है, टीवी में शोज होते हैं उनको देखें हम। डांस इंडिया डांस है, या न्यूज़पेपर के जरिए भी हमें कुछ लैंग्वेज पढ़नी है तो उस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर मंगवा के भी हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से भी हम सीख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नेचर हमें अलग अलग ऑप्शन देती है। डेली हमें एक ही ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हम फिजिकली सीखने जा रहे हैं तो हमेशा फिजिकली 5 साल तक फिजिकली जाकर ही सीखेंगे। नेचर हमें कभी भी इसमें ट्विस्ट ला देता है कि हम कभी नहीं, जैसे कोरोना टाइम बीच में आ गया था, हम फिजिकली जाके नहीं सीख सकते थे तो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर वाले हमें किसी डांस कॉन्सर्ट में या म्यूजिक कॉन्सर्ट में लेके जा रहे हैं तो वहाँ हम नोटिस करें कि वो वहाँ पर कैसे उसको म्यूजिक को उस सुर और ताल में कैसे वो उसको गा रहे हैं, तो उससे भी हम सीख सकते हैं। ये हमारी लर्निंग्स हैं अलग अलग तरीके से, मैगजीन्स के, न्यूज़पेपर से, यूट्यूब से, फिजिकली कैसे कैसे उस लैंग्वेज को, आर्ट को, कला को हम सीख सकते हैं। नेचर ने हमें जो भी चांस दिया है उस अपॉर्चुनिटी को हमने अपनाना है। ये रोज एक ही नहीं रहती है, कल अपॉर्चुनिटी अलग है तो आज हमें अपॉर्चुनिटी हो सकता है अलग मिलेगी। हमें बस केवल अपने उस स्टेप को पहचानना होता है। इसमें अगला स्टेप आता है, यू कैन लर्न सम क्वालिटीज फ्रॉम अदर्स टू। जैसे कि यह ब्रिज केवल एक ही नहीं रहता है। ब्रिज जो होता है हमारा, कहीं कहीं प्लेस पर 4 वे भी बनता है। यानी कि जैसे कि हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सिर्फ एक लैंग्वेज पर ही सीख रहे हैं, जैसे विदुषी जी ने बताया, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई आर्ट पे काम करना है। जैसे हमारी कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, वो 50% तो ठीक हो गई है लेकिन अभी 50% बाकी है। इसका मतलब अभी कुछ ब्रिज के स्टेप्स हैं जो हमारे रह गए हैं सीखने। जैसे हमें लैंग्वेज सीखनी थी, उसके साथ साथ हमें म्यूजिक भी सीखना है, हमें डांस भी सीखना है। तो वो हमें अपने अंदर अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस से सर्च करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा ब्रिज का वो कौन सा स्टेप है जिसपे हमें वर्क करना है।
क्या सीखना है हमें, कोई दूसरी और लैंग्वेज सीखनी है, कौन सी लर्निंग हमें लेनी है, या फिर हमें इमोशंस क्वालिटीज सीखनी है, इन सबको ऑब्जर्व करके किन किन क्वालिटीज को और हमें कैसे कैसे टाइम उनको अपना निकाल के देना है, उनको हमें पहचानना है। और एक ही टाइम में इन सबको 1-1 घंटा 1.5 घंटा भी हमें सीखना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ये 2 वे ब्रिज भी हो सकता है, 3 वे ब्रिज भी हो सकता है हमें 3 आर्ट्स सीखनी हो। ये हमें पहचानना पड़ेगा अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस के जरिए। और इन सबको एक साथ सीखने से कुछ ही सालों में हम एफिशिएंट बन जाएंगे और हमारे अंदर जो है कंप्लीटली एफिशिएंसी आ जाती है। प्रवीणा मैम है? यस यस मैम, यस मैम। हो गए आपके लास्ट? ये आता है लास्ट। ओके, सो एक स्लाइड रह गई है ना बीच में प्रियंका? नहीं, ये हो गई है मैम, ये वही थी ना, ये थैंक इसके नीचे वाली, इसके नीचे वाली। हाँ रूट है। अच्छा रूट। ओके, सो एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग। हाँ जी मैम। नेहा मैम, आपको रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी। हाँ कर रही हूँ। यस दीप्ति मैम आप भी